वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 के बाद अब चैप्टर 4 की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इसमें सबसे पहली जो अभी ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है वो सॉल्व एमसीक्यूज़ हैं चैप्टर नंबर 4 डायनामिक्स 2 के। और इस वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, फ़ौरन कर दें सो डैट आने वाली वीडियोस आप लोगों को टाइमली मिल सकें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, a seesaw balances perfectly with two children of equal weight sitting at equal distances from the fulcrum. If one child moves closer to the fulcrum, then what happened? अब इसमें क्वेश्चन ये है कि सीसॉ एक झूला होता है बच्चों का, एक तरफ एक बच्चा बैठे है, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा, और सीसॉ की तरह झूले ले रहे हैं। अब इनमें अगर कोई बच्चा जिसका इक्वल वेट है वो फलक्रम की तरफ क्लोज हो, यानी करीब आए, सेंटर के करीब आए जहाँ से वो झूला जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए क्या है कि द सीसॉ रिमेन्स बैलेंस। ऐसा नहीं होगा। द सीसॉ टिल्ट्स टुवर्ड द चाइल्ड हु मूव्ड क्लोजर। सीसॉ उसकी तरफ टिल्ट हो जाएगा जो क्लोजर हुआ, यानी जो बच्चा मूव हुआ। थर्ड है द सीसॉ टिल्ट्स टुवर्ड द चाइल्ड हु स्ट्रेड फार्दर अवे। तो ये करेक्ट ऑप्शन है सी, क्योंकि जब बच्चा क्लोज मूव करेगा तो उसका टॉर्क कम हो जाएगा डिस्टेंस कम होने की वजह से, जबकि दूसरे बच्चे का फोर्स उतनी है, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो उसकी तरफ से टॉर्क ज़्यादा होगा। So option C will be correct. Question number 2 है, when line of action of force of the applied force passes through its pivot point, then momentum of the force acting on the body is। आपने ये याद रखना, टॉर्क सिर्फ तब होगा या मोमेंट ऑफ फोर्स सिर्फ तब होगा जब फोर्स और जो डिस्टेंस बिटवीन द पिवट एंड द फोर्स, जिसे हम मोमेंट आर्म कहते हैं, उनके दरमियान 90 डिग्री हो। अब यहाँ पे क्योंकि मोमेंट आर्म है ही नहीं, उसी पॉइंट पे फोर्स लग रही है जो पिवट पॉइंट है, मोमेंट आर्म जीरो होने की वजह से टॉर्क जीरो हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, बिकॉज फोर्स इज इक्वल होता है, टॉर्क इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो जीरो होगा। थर्ड एमसीक्यूज आपके पास, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी देन इट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी। तो एक ऑब्जेक्ट या रेस्ट पे हो या रोटेशनल जो वेलोसिटी है उसकी कांस्टेंट हो, इन दोनों केसेस में क्योंकि एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता तो इनमें कोई फोर्स नहीं लग रही होती, और फोर्स जीरो होगी। अगेन टॉर्क का फार्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपके पास फोर्स ही जीरो हो जाए तो टॉर्क पैदा नहीं होगा। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। ये ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। फोर्थ एमसीक्यूज पे आते हैं। बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम मस्ट हैव नोट। ये नोट को ख्याल रखना, अक्सर एमसीक्यूज में नोट आपको लगा के दिया जाता है जस्ट टू वेरीफाई कि आप स्टेटमेंट पूरी पढ़े नहीं। ऑप्शन 1 स्पीड, ऑप्शन 2 क्वालिटी ऑफ मोशन, ऑप्शन 3 वेलोसिटी एंड ऑप्शन डी एक्सेलरेशन। सो ऑप्शन डी एक्सेलरेशन विल बी करेक्ट आंसर, यानी उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं ना हुआ तो फिर तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो नोट हैव नोट का मतलब है कि उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि इक्विलिब्रियम मीन्स नो चेंज इन मोशन या नो चेंज इन वेलोसिटी। तो जीरो है जीरो रहे, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है कांस्टेंट रहे। फिफ्थ एमसीक्यूज आ यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फैन इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम ओनली, डायनामिक इक्विलिब्रियम ओनली, बोथ इन स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम। सो बेसिकली रोटेटिंग फैन जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वो रोटेट भी कर रहा है, तो वो बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम खाली उसमें होगी। क्यों डायनामिक इक्विलिब्रियम होगी? बिकॉज कि वो मूव भी कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से और उसमें इक्विलिब्रियम भी है। अब ये कंडीशन टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में आपने यकीनन पढ़ी होगी कि रोटेटिंग फैन क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो इस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, यू थ्रो अ weighted fishing net into the calm lake. As the net sinks, it opens fully underwater, spreading out of its mesh evenly compared to the moment it left your hand. Where is the net center of mass now? जब आपने मछली का जाला जो पानी में फेंका, आप बेशक इकट्ठा करके फेंके, पानी में जब वो फैलेगा वो अपने आप को क्लियरली ओपन करके एक बार पानी में सिंक होगा। अब उसका करेक्ट ऑप्शन क्यों है? क्योंकि जिस वक्त हम ओपन कर देंगे लोअर इन द वाटर कॉलम, तो क्या
उसका सेंटर ऑफ मास वाटर में जैसे ही वो स्प्रेड होगा तो वाटर में सेंटर ऑफ मास लोअर होगा, कम होगा, क्योंकि वो स्प्रेड होके उसका बिल्कुल सरफेस पे सेंटर ऑफ मास आ जाएगा और डेट इज़ वाई कि वो स्प्रेड हो जाएगा। सो नेक्स्ट 7th MCQ आपके पास है, अ टाइट रोप walker is carrying a long pole while walking across a rope. The stability of the walker is affected if the pole is, तो ऑप्शन ए है लॉन्ग एंड प्लेस वर्टिकली, यानी पोल को सीधा लंबा रुख पकड़े, या लॉन्ग एंड प्लेस हॉरिजॉन्टली, ये करेक्ट ऑप्शन है। शॉर्ट कोई भी होगा पोल, उससे वो स्टेबिलिटी नहीं लाएगा, तो ऑप्शन बी जो है लॉन्ग एंड हॉरिजॉन्टली से ये होगा कि उसका सेंटर ऑफ मास उसके बिल्कुल दरमियान में होगा जहाँ से उसने होल्ड किया होगा, और उसकी वजह से वो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा होगा जो पर्सन टाइट रोप वॉकर है। नेक्स्ट MCQs है आपके पास, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ स्लिपरी सरफेस देन अ नॉन स्लिपरी वन बिकॉज ऑफ, तो स्लिपरी सरफेस पे चलना नॉन स्लिपरी सरफेस से मुश्किल क्यों होता है? ऑप्शन ए रिड्यूस फ्रिक्शन, ऑप्शन बी इंक्रीज फ्रिक्शन, ऑप्शन सी हाई ग्रिप, ऑप्शन डी इज़ लोअर वेट। तो ऑप्शन ए जो है रिड्यूस फ्रिक्शन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि स्लिपरी सरफेस पे आपने देखा है कि हम जब ऑयलिंग करते हैं कोई भी ऐसी सरफेस जो स्लिपरी होगी उसमें फ्रिक्शन का चांसेस वेरी लो हो जाते हैं, कम फ्रिक्शन होती है, और उस कम फ्रिक्शन की वजह से हमें चलना उस पर आसान नहीं होता। सो नेक्स्ट MCQ नंबर 9 है, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद टर्मिनल वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज़, जब भी कोई ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचता है तो इसका क्या मतलब है कि उसका जो वेट है, जिस वेट से वो ज़मीन की तरफ गिर रहा है, आइदर कोई पर्सन है, डाइवर है, या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आपने एप्पल फेंका है, कोई भी चीज़ ऊपर से फेंकी है, जब उसका वेट इक्वल हो जाता है एयर फ्रिक्शन जो उसे ऊपर को रोक रही होती है, ऑब्जेक्ट नीचे को गिरा है और एयर फ्रिक्शन ऊपर को रोक रही है, जब वो दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इस कांस्टेंट वेलोसिटी को कहते हैं, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, और उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, तो बेसिकली इसका एक्सेलरेशन जीरो, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 10th है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंपैरिजन फॉर द टर्मिनल स्पीड ऑफ अ रेन ड्रॉप, स्नोफ्लेक एंड हेल स्टोन इज़, तो जितना मैस जिसका ज़्यादा होगा उसका उतना ज़्यादा टर्मिनल वेलोसिटी होगी। इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑर्डर आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनमें सबसे पहले हेल स्टोन यानी ओले, उनका सबसे ज़्यादा मैस है तो उनकी सबसे ज़्यादा टर्मिनल स्पीड होगी। नेक्स्ट उसके बाद रेन ड्रॉप है, और लास्ट में स्नोफ्लेक है, क्योंकि स्नोफ्लेक बिल्कुल लाइट वेट होता है, इवन वाटर ड्रॉप उससे ज़्यादा हैवी होता है। सो ऑप्शन बी आपके पास इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, हमारे पास MCQs है, यू आर ट्राइंग टू लूजन अ नट यूजिंग स्पैनर बट इट इज़ नॉट वर्किंग, इन ऑर्डर टू ओपन द नट यू नीड टू, एक स्पैनर आपके पास है जैसे नट खोलते हैं, और नट अब आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन आप जितनी भी ताकत लगाएं वो नहीं खोल रहा। इस केस में अब आप क्या करेंगे, सीधा सा ऑप्शन है कि टॉर्क इंक्रीज़ करना है, और टॉर्क इंक्रीज़ करना दो ऑप्शन से हो सकता है, या फोर्स बढ़ाएं या लेंथ बढ़ा दें स्पैनर की। तो ऑप्शन ए जो आपके पास है, इंसर्ट अ पाइप टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्पैनर, यही करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, बिकॉज टॉर्क इंक्रीज होगी फोर्स इनटू डिस्टेंस से, तो डिस्टेंस इंक्रीज करने से टॉर्क बढ़ जाएगी और स्पैनर नट को खोल देगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द फोर्स दैट ऑलवेज चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नॉट इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड, वो कौन सी फोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती? तो बेटा वो एक ही फोर्स है इन तमाम MCQs, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स में से ऑप्शन सी सेंट्रीपिटल फोर्स इज द राइट आंसर, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में सर्कल में घुमा रही होती है, तो सर्कल में घुमाने की वजह से ये अहम होता है कि वो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन को सर्कल की तरफ बेंड कर रही होती है, उसकी स्पीड में कोई फ़र्क नहीं आ रहा होता, सिर्फ उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे सर्कल की तरफ बेंड हो रही होती है। MCQ नंबर 13 है आपके पास, द रीज़न दैट अ कार मूविंग विद हॉरिजॉन्टल रोड गेट्स थ्रोन आउट ऑफ द रोड वाइल टेकिंग अ टर्न, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड है, उसमें कोई इंक्लिनेशन, कोई एंगल नहीं है, कोई चढ़ाई नहीं है, उस पर अगर एक गाड़ी तेज़ी से जा रही हो, स्पीड उसकी तेज़ हो, और उसके बाद वो बहुत तेज़ी से टर्न ले,
तो क्या होगा, ऑप्शन ए में है द रिएक्शन ऑफ ग्राउंड फोर्स की वजह से वो स्लिप कर जाएगी रोड से, या ऑप्शन बी है लैकिंग फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, ऑप्शन सी ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन डी लैक ऑफ सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स उसके पास कम होगी। 14th MCQ है, कार ड्राइव्स एट स्टेडी स्पीड अराउंड अ परफेक्टली सर्कुलर ट्रैक। एक गाड़ी है जो सर्कुलर ट्रैक में परफेक्ट सर्कल है उसमें ड्राइव कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी में क्या है, कार एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, स्टेडी स्पीड में जा रही है, तो ये भी हो सकता है, डिस्कस करते हैं। द नेट फोर्स ऑन द कार इज ज़ीरो, बोथ द एक्सेलरेशन एंड द नेट फोर्स ऑन द कार इज आउटवर्ड, बोथ द नेट फोर्स एंड द एक्सेलरेशन पॉइंट इनवर्ड। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो उसके फोर्स और एक्सेलरेशन उसके सेंटर की तरफ डायरेक्ट करता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विद एन ऑर्बिटल वेलोसिटी v। मास सैटेलाइट का m है, ऑर्बिटल वेलोसिटी v है। अब अगर मास ऑफ सैटेलाइट इज डबल इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बिकम, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या फ़र्क होगा अगर मास डबल कर दे, यानी हम हैवी सैटेलाइट भेजें। तो ऑप्शन ए है डबल हो जाएगी उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है, ऑप्शन बी हाफ हो जाएगी, ऑप्शन सी 1/4 होगी, या ऑप्शन डी आपके पास है रिमेन्स द सेम रहेगी। तो फार्मूला आपको पता है ऑर्बिटल स्पीड क्या है, 2πr/t। इसमें कहीं भी मैथ्स का जिक्र नहीं है, तो ऑप्शन डी रिमेन द सेम इज़ द करेक्ट आंसर। सो होप सो तमाम स्टूडेंट्स को ये तमाम MCQ समझ भी आ गए हों। अब आप लोगों ने एक दफ़ा फिर वीडियो को देख के रिवाइज कर लें, क्योंकि MCQs आपके मार्क गेनिंग पॉइंट होते हैं। ये 2 4 5 नंबर किसी भी टॉपर के जो कटेंगे वो MCQs में कटते हैं। सो टेक केयर। और अगेन रिमाइंड करवाया जा रहा है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। बेस्ट ऑफ लक।